राहु अगर जन्म कुंडली में खराब स्थिति में होगा तो कई बार व्यक्ति के साथ अप्रत्याशित घटनाएं घटने लग जाती हैं। व्यक्ति के मन में एक तरीके का अदृष्ट भय होता है। व्यक्ति के मन में बुरे विचार आते हैं। ये खास तौर पे तब होता है जब राहु प्रथम भाव में होता है। तो व्यक्ति के मन में एक अनजाना भय हमेशा बना रहता है। चाहे कुछ नहीं भी होने वाला होगा फिर भी वो भयभीत रहता है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष में राहु को एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसको महाबलशाली ग्रह कहा जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज्यादा रहस्यमयी है और इसे अक्सर एक ऐसे ग्रह के रूप में भी जाना जाता है जो पलक झपकते ही आपके भाग्य को बदल सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम राहु के बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि राहु जन्मपत्री के जब अलग-अलग भावों में स्थित होता है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव से लेकर के 12वें भाव तक, तो राहु किस तरीके के रिजल्ट आपको दे सकता है। तो सबसे पहले हम राहु के बारे में बेसिक जानकारी को जानते हैं। अगर हम तकनीकी रूप से बात करें तो राहु एक ग्रह नहीं है। राहु एक आकाशीय छायादार नोड है और राहु अपनी अपरंपरागत ऊर्जा और अप्रत्याशित परिणामों के लिए जाना जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम जन्म कुंडली देख करके भी ये नहीं बता पाते हैं कि राहु यहाँ पे कैसे रिजल्ट देगा। वो बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम देता है। और अपरंपरागत का मतलब यहाँ पे ये है कि राहु से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, खास तौर पे राहु जब जन्म कुंडली में पीड़ित हो जाता है, बैडली प्लेस्ड हो जाता है और इंसान पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालने लगता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी परंपरा से हटके काम करते हैं। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इन सब चीजों को। तो इस तरीके का वो बिहेवियर करने लग जाते हैं अगर राहु का ज्यादा प्रभाव उन पे आता है। और कलयुग में तो राहु को बेहद प्रभावशाली ग्रह के रूप में जाना गया है। यहाँ पे मैं ग्रह कह रही हूँ लेकिन तकनीकी रूप से ये ग्रह नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। तो जो राहु होता है वो व्यक्ति का जब आपने कहानी सुनी होगी तो उसमें आपको पता ही था कि राहु जो है वो सर था और केतु धड़ था। तो राहु जब कभी भी जन्मपत्री में बैडली प्लेस्ड होता है या पीड़ित होता है तो वो व्यक्ति की बुद्धि को काफी हद तक भ्रष्ट भी कर देता है। वहीं केतु अगर व्यक्ति की जन्मपत्री में बैडली प्लेस्ड होगा या वो पीड़ित हो जाएगा तो ऐसे में वो व्यक्ति को बिना सोचे समझे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, पुश करेगा उस दिशा में। तो व्यक्ति कुछ भी सोचता नहीं है, समझता नहीं है और काम करने में लग जाता है। राहु अगर जन्म कुंडली में खराब स्थिति में होगा तो कई बार व्यक्ति के साथ अप्रत्याशित घटनाएं घटने लग जाती हैं। व्यक्ति के मन में एक तरीके का अदृष्ट भय होता है। व्यक्ति के मन में बुरे विचार आते हैं। ये खास तौर पे तब होता है जब राहु प्रथम भाव में होता है। तो व्यक्ति के मन में एक अनजाना भय हमेशा बना रहता है। चाहे कुछ नहीं भी होने वाला होगा फिर भी वो भयभीत रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। अलग अलग तरीके के बुरे विचार मन में आते हैं। वहीं अगर राहु जन्मपत्री में एक अच्छी स्थिति में होता है तो ऐसे लोगों को कई बार अचानक धन लाभ भी हो जाता है। राहु अगर अच्छी स्थिति में जन्मपत्री में होगा तो ऐसे लोगों को राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलती है। जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनके लिए राहु एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है, खास तौर से आज के समय में। क्योंकि एक राजनीतिज्ञ जो होता है उसको छल कपट हर चीज का सहारा लेना पड़ता है और ये सारी चीजें पापी ग्रह के प्रभाव से ही आती हैं। तो इनके लिए राहु का, शनि का, इन सब ग्रहों का प्रभाव होना बेहद जरूरी है। तो राजनीतिज्ञ की जन्मपत्री में राहु प्रभावशाली होता है, एक अच्छी स्थिति में होता है। राहु अच्छी स्थिति में होने पर व्यक्ति को कई बार पुलिस प्रशासन या गुप्तचर विभाग या सीबीआई वगैरह में भी अच्छी सफलता मिल जाती है। राहु को हमेशा आप खराब ना समझें। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, जिनकी राहु की महादशा चली 18 सालों की और उन 18 साल में ही उन्होंने जीवन में सबसे ज्यादा राइज किया। उनके जीवन में उनकी शादी हुई, उनका करियर बना, उनके बच्चे हुए और उन्होंने खुद बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी। तो ये स्थिति तब होती है जब राहु जन्मपत्री में योग कारक बन जाता है। और राहु योग कारक कब बनता है, इसके कुछ नियम होते हैं
जिनको मैं एक वीडियो में पहले ही समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या आपका राहु भी योग कारक बनता है, वो सारे रोल आप लगा के देखिएगा। तो अभी तो हमारा टॉपिक दूसरा है, अभी हमने राहु के परिणामों को जानना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो जो राहु है, जब वो जन्म पत्री के पहले भाव में बैठता है तो वो कैसे परिणाम देगा। जब राहु जन्म पत्री के प्रथम भाव में अगर किसी के स्थित है तो यहाँ पे राहु दो तरीके के रिजल्ट आपको दे सकता है। तो सबसे पहले आपने राहु की स्थिति को देखना है। अगर प्रथम भाव में स्थित राहु पे कहीं शनि, मंगल, सूर्य का भी अगर प्रभाव आ जाए, वो उसके साथ स्थित हो या उस पर दृष्टि डालें या 6 8 12 के स्वामियों का प्रभाव उसके ऊपर आ जाए, तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो एक जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ, एक अनजाने भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसको बहुत ज्यादा भय लगने लग जाता है और ऐसे में ये भी होता है कि वो परंपराओं को तोड़ने वाला होता है। वो कई बार अपने धर्म की चीजों को ही नहीं मानता है, कहता है मैं तो नहीं मानता इन सब भगवान वगैरह को। और कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पीड़ित राहु स्थित होता है, वो लोग अपनी, जैसे आप देखते हैं इंटरकास्ट मैरिज होती है या दूसरी जाति में विवाह कर लेते हैं अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर के। तो ये सारी चीजें यहाँ पे राहु करवाता है। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को दुस्साहसी बनाता है। मंगल के बारे में आप लोग जानते हैं कि मंगल व्यक्ति को साहस देता है, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को दुस्साहस देता है। जब दुस्साहस होगा तभी आप परंपराओं से हट करके चीजें करने के लिए बाध्य होंगे। प्रथम भाव का जो राहु है, अगर वो पीड़ित है या पाप ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है तो जो व्यक्ति है कई बार उसको उसके सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। कई बार सर में दर्द रहता है, माइग्रेन जैसी चीजें हो जाती हैं या कुछ ज्यादा और प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ये व्यक्ति को बिल्कुल अधार्मिक बना देता है जब पीड़ित होता है तब। और कई बार ये भी देखने में आया है कि ऐसा राहु व्यक्ति को रहस्यमयी विद्याओं की ओर आकर्षित कराता है। और अब राहु का दूसरे तरीके का रिजल्ट राहु प्रथम भाव में तब देगा जब राहु एक शुभ प्रभाव में होगा। अगर राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट है, उनसे युक्त है या योग कारक बन रहा है, तो फिर ऐसा राहु व्यक्ति को बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व दे देता है। ऐसे लोगों की बिल्कुल अलग सी पर्सनैलिटी होती है, दूर से ही वो लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में फिर बहुत अच्छा सम्मान भी प्राप्त करते हैं। अगर प्रथम भाव का राहु है किसी का, वो मेष राशि का होकर के है या कर्क का या सिंह राशि का होकर के स्थित है, तो ये एक अच्छा स्वास्थ्य देता है। अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र को कभी पढ़ेंगे तो इस ग्रंथ में बिल्कुल साफ बताया गया है कि कर्क का राहु बेहद अच्छा माना गया है। कर्क राशि में स्थित राहु ये एक अच्छी सफलता व्यक्ति को देता है। यहाँ पे फिर ऐसा जो राहु होता है, वो तो जिस व्यक्ति के ऊपर वो प्रभाव डालता है, शुभ राहु अगर होता है तो व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा फिर धन की प्राप्ति करता है या दूसरों की सहायता से भी धन की प्राप्ति करता है। तो आप देखिए कितना फर्क दोनों परिणामों में आ गया है। अगर राहु पीड़ित होगा तो व्यक्ति परंपराएं तोड़ देगा, वहीं राहु अगर प्रथम भाव में शुभ स्थिति में होगा तो व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा धन अर्जित करेगा। तो कभी भी आप रिजल्ट देखते हैं तो वहां पे आप ग्रह की प्लेसमेंट को देखने के साथ साथ आप ये भी देखें कि ग्रह पे शुभ या अशुभ किस तरीके का प्रभाव आ रहा है या ग्रह की अवस्था कैसी है, वो स्वराशि का, उच्च का, मूल त्रिकोण का कैसा है। जब आप सारे फैक्टर्स को मिला करके वो करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। कभी भी जो रिजल्ट बताया जाता है वो एज इट इज नहीं मिलता है, क्योंकि मान लिया जाए एक किसी की जन्म पत्री में प्रथम भाव का राहु गुरु से दृष्ट है तो उसको बिल्कुल अलग परिणाम मिलेंगे। किसी की जन्म पत्री में राहु मंगल से दृष्ट है तो किसी की जन्म पत्री में राहु मंगल शनि सूर्य सबके प्रभाव में है, तो सबका जो रिजल्ट है फर्स्ट हाउस का वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एक आपको बेसिक रिजल्ट बताया है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई होके रिजल्ट यही रहेंगे, लेकिन थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के जन्म पत्री में राहु द्वितीय भाव में स्थित है
तो ऐसा राहु तब तक शुभ परिणाम नहीं देगा जब तक कि वो योग कारक ना बन जाए अथवा उस पे कोई शुभ प्रभाव ना आए। अगर उस पे शुभ प्रभाव आ रहा है तभी वो अच्छे परिणाम देगा, नहीं तो आपके द्वितीय भाव की जो चीजें हैं वो उन चीजों में से कुछ चीजों को राहु खराब कर सकता है। जैसे कि दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, तो अगर दूसरे भाव में पीड़ित राहु स्थित है तो कहीं ना कहीं वाणी दोष जरूर देगा। अगर उसने वाणी दोष नहीं दिया है तो नाक या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्यक्ति को दे देता है। द्वितीय भाव हमारे परिवार का है, द्वितीय भाव हमारे धन का है, द्वितीय भाव हमें जो बचपन में संस्कार घर से मिलते हैं उनको भी दिखाता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ आगे कि पीड़ित राहु होने पे ये किस तरीके से परिणामों को प्रभावित कर सकता है। द्वितीय भाव का पीड़ित राहु व्यक्ति के संबंधों को भी खराब कर सकता है। कई बार ऐसे लोगों का अपने निकट संबंधियों से या अपने मित्रों से आगे चल करके संबंध खराब हो जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों के पास सब प्रकार की संपत्ति होती है, लेकिन वो संपत्ति होने के बावजूद भी वो दरिद्रता युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इस तरीके से, जैसे कई बार व्यक्ति होता है उसके घर में सब कुछ होते हुए भी आप कई लोग ऐसे देखेंगे कि वो बेहद सामान्य बने रहते हैं, उनका खाना पीना भी बेहद सामान्य होता है, उनको हमेशा यही लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसे विचारों को रखता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसके पास वास्तव में कुछ नहीं होता है। और जिस व्यक्ति के पास कुछ ना होते हुए भी वो इन विचारों को रखता है कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, तो ईश्वर आगे चल के उसको हर तरह की हैप्पीनेस देते हैं। तो हमें जीवन में हमेशा जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको ही फॉलो करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। द्वितीय भाव का पीड़ित राहु होने पर व्यक्ति को कई बार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर दूसरे भाव का राहु आपका वेल प्लेस्ड है या शुभ प्रभाव में है या योग कारक है, तो ऐसा राहु आपको विदेशी भूमि में धनवान बना सकता है। विदेशी भूमि को आप हमेशा फॉरेन कंट्री ही ना जाने, इसको आप अपने जन्म स्थान से दूर कोई दूसरा स्टेट समझ सकते हैं या दूसरा शहर को भी समझ सकते हैं। तो व्यक्ति उन स्थानों में, यानी कि उसको अपनी जन्मभूमि से दूर जो है उसका भाग्योदय होता है, वहां पे वो धन अर्जन करता है। द्वितीय भाव का शुभ राहु व्यक्ति को साइंस के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छी सक्सेस दे देता है। कई बार ये देखने में आया है कि ऐसा राहु व्यक्ति को एक अच्छी पैतृक संपत्ति भी दिलवाता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि ये राहु व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में एक अच्छी सफलता देता है या व्यक्ति को भूमि के द्वारा धन लाभ होता है। तो यहाँ पे अगर राहु शुभ होगा तो आपको बहुत अच्छे तरीकों से धन अर्जन दे देगा। अगर ये राहु शुक्र से दृष्ट हो जाता है तो व्यक्ति की जो वाणी है वो बेहद आकर्षक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का बोलना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे राहु को आपने पूरा चेक करना है कि राहु किस स्थिति में है। अगर राहु पीड़ित है या बहुत खराब स्थिति में है तो सेकंड हाउस के रिजल्ट को खराब करेगा। अगर राहु अच्छी स्थिति में है तो सेकंड हाउस के रिजल्ट्स को बढ़ा देगा। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि दूसरे भाव में कन्या राशि का या कुंभ राशि का राहु भी अच्छा माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु तीसरे भाव में स्थित है तो ये राहु के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पाप ग्रह बेहद शुभ माने गए हैं। वो जन्म कुंडली को एक तरीके का बल प्रदान करते हैं। अगर राहु किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में स्थित है तो ऐसा राहु व्यक्ति को शेर के समान बलशाली बनाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो स्टेमिना होता है वो काफी अच्छा होता है। साथ ही ऐसे लोग काफी साहसी भी होते हैं। तीसरे भाव में आप देखिएगा, अगर राहु स्थित हो, मंगल, शनि, सूर्य स्थित हो तो ये सारे ग्रह अच्छे प्रभाव देते हैं और ये व्यक्ति को एक तरीके से मेहनत करने की ओर भी प्रेरित करते हैं। तीसरे भाव में जो पाप ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को हमेशा मेहनती बनाते हैं और तीसरे भाव में अगर शुभ ग्रह स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत नहीं कर पाता है। अगर तीसरे भाव का राहु आपका
उच्च का हो जाए या स्वग्रही हो जाए तो ऐसा राहु और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको देगा। तीसरे भाव के और अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट हम जानते हैं। अगर तीसरे भाव में राहु स्थित है, तो अपनी दशा आने पर ये व्यक्ति को छोटी-छोटी यात्राएँ भी करवाता है। ऐसे व्यक्ति उस दशा के दौरान कहीं न कहीं जाते रहते हैं, छोटी-छोटी यात्राएँ करते रहते हैं। ऐसे लोगों के काफ़ी मित्र भी बन जाते हैं और ऐसे लोगों के अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छे संबंध होते हैं। तृतीय भाव का जो राहु होता है, वो व्यक्ति को एक अच्छा भाग्य देता है। साथ ही तृतीय भाव का राहु व्यक्ति को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भी देता है। तीसरे भाव का अगर किसी व्यक्ति का राहु है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको मीडिया के फील्ड में या प्रकाशन के या लेखन, इन फील्ड्स में ज़्यादा सक्सेस मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे मैं आपको एक काम की चीज़ और बताती हूँ। ये रिसर्च जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, ये वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर के.एन. राव सर, जो कि हमारे गुरुदेव हैं, जिनसे हमने ज्योतिष सीखा था, ये उनकी है। उनके इस रिसर्च के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में राहु स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई-बहनों में या तो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा, या कई बार ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो अकेला भी होता है। ये देखने में आया है, मतलब वो बीच का नहीं होता है। कि सारे भाई-बहनों में बीच का हो या भाइयों में बीच का हो। ये एक बहुत फ़ेमस रिसर्च है। इसके अलावा अगर तीसरे भाव का राहु कहीं से मारक प्रभाव में आ रहा है या पीड़ित हो जा रहा है, तो ये आपके भाई-बहनों के लिए ज़्यादा कष्टकारी होगा। फिर इस स्थिति में क्या होता है कि आपके भाई-बहनों को या तो मैरिज से रिलेटेड या उनकी संतान से या धन संबंधी कोई भी दिक्कत कभी ना कभी जीवन में आ सकती है। अगर राहु जन्म कुंडली के चौथे भाव में स्थित है, तो यहाँ पे ये संभावना बन जाती है कि व्यक्ति ऐसी जगह पर निवास करता है जहाँ पे उसकी जाति से बाहर दूसरी जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के आसपास कोई बहुत बड़ा कूड़ा घर या डलाव घर हो, या कई बार व्यक्ति के घर के आसपास शमशान वगैरह भी पाया जाता है। इनमें से कोई भी एक चीज आपके साथ हो सकती है अगर आपके चौथे भाव में राहु स्थित है। चौथे भाव में राहु की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है जब तक कि राहु यहाँ पे योग कारक बनकर के स्थित ना हो, क्योंकि चौथा भाव जो है वो आपके सुख का भाव है, वो आपकी माँ से मिलने वाले सुख का भाव है। तो यहाँ पे जब कोई पाप ग्रह स्थित होगा तो वो इन सुखों में कमी करेगा, खास तौर से जब वो खुद भी पीड़ित हो जाए तो वो अशुभ प्रभाव देने लग जाता है, फिर वो माँ के लिए भी कष्टकारी हो जाता है। तो यहाँ पे आप ज़रूर चेक कर लें कि क्या राहु आपका पीड़ित अवस्था में है या योग कारक बनकर के स्थित है। तो ऐसा राहु फिर व्यक्ति को कष्ट देता है। कई बार ये देखने में भी आता है कि चौथे भाव का जिसका राहु है और पीड़ित है, तो उनको अपनी प्रारंभिक शिक्षा में भी अड़चने आती हैं। चौथे भाव में राहु स्थित है और योग कारक बन जा रहा है, या चौथे भाव में राहु स्थित है और शुभ ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में फिर राहु आपको चतुर्थ भाव की चीजों को प्रदान करेगा। आपको ऐसा राहु भोग विलास की सारी चीजें प्रदान करेगा। ऐसा राहु जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति में होगा, उस वैसे ही आपको परिणाम देगा। जैसे कि आपको राहु बहुत अच्छा बड़ा घर दे सकता है, अच्छा घर दे सकता है। राहु आपको बहुत बड़ी गाड़ी प्रदान कर सकता है। तो चौथे भाव के अच्छे रिजल्ट को देने में राहु फिर सक्षम हो जाएगा। तो ये सारे जो रिजल्ट हैं चौथे भाव के, वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि राहु यहाँ पे किस स्थिति में है। जैसे कि आपने देखा था कि जन्म कुंडली के कुछ भाव ऐसे होते हैं जहाँ पे पापी ग्रह स्थित होते हैं, तो वो चाहे कैसे भी हों, वो शुभ परिणाम देने लग जाते हैं। लेकिन जो केंद्र और त्रिकोण होते हैं, उन भावों में अगर पापी ग्रह आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं जन्म कुंडली को थोड़ा बहुत कमज़ोर भी करने लग जाते हैं, जब तक कि उन पे शुभ प्रभाव ना आए। अगर शुभ प्रभाव आ रहा है, तब तो वो भी अच्छे रिज़ल्ट आपको देंगे। जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु स्थित है, तो जन्म कुंडली का जो विश्लेषण है, आप थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि ऐसे में कई बार क्या होता है कि अगर ये राहु मंगल से दृष्ट हो जाए या मंगल के साथ स्थित हो जाए, तो संतान का सुख मिलने में दिक्कत उत्पन्न करता है। कई बार इसको सर्प श्राप की संज्ञा भी दी गई है। तो ऐसे में संतान मिलने में बहुत दिक्कत आती है। व्यक्ति बहुत प्रयासों के बाद ही संतान को प्राप्त करता है, या संतान अगर प्राप्त भी हो जाती है, फिर आगे चल के संतान से मिलने वाले सुखों में कमी हो जाती है।
तो सावधानी से विश्लेषण का मतलब ऐसा है कि अगर आपको ये स्थिति दिखती है, तो आप जन्म कुंडली में उस व्यक्ति के गुरु को देख लें, क्योंकि वो संतान का कारक ग्रह है। तो गुरु की स्थिति को देख लें, साथ ही सप्तांश कुंडली को देख लें, नवांश कुंडली में स्थिति को देख लें, उसके बाद ही हम किसी तरीके का कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पांचवा भाव हमारी बुद्धि का भी है, पांचवा भाव हमारी एजुकेशन का है, पांचवा भाव हमारे निर्णयों का भी है। आप जीवन में जो भी अच्छा या बुरा निर्णय लेते हैं, वो पंचम भाव पे निर्भर करता है। अगर राहु यहाँ पे पीड़ित होकर स्थित होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कत उत्पन्न करेगा। आप एक तरीके का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। चाहे बच्चे हों, उनको पढ़ाई में कोई स्ट्रीम अपनी सेलेक्ट करनी है, वो वहां पे नहीं कर पाएंगे, या आपको करियर से रिलेटेड कोई फैसले लेने हैं, आप नहीं ले पाएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसे में गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि जो राहु होता है वो भ्रम उत्पन्न करता है। राहु धुआं है, राहु एक भ्रम है। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। अगर पंचम भाव में राहु स्थित है किसी बच्चे के, और उस पे अष्टमेश का प्रभाव आ रहा है, और उस बच्चे को बचपन में राहु की दशा मिल गई, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है कि उस बच्चे की जो शिक्षा है उसमें रुकावट आ जाए। कई बार बच्चे 1 साल 2 साल का गैप ले लेते हैं, या कई बार उनको हेल्थ इश्यू हो जाते हैं जिस कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो राहु को आप जरूर चेक कर लें कि वो किन ग्रहों के प्रभाव में है। अगर राहु पंचम भाव में स्थित है और कहीं 6, 8, 12 के स्वामियों का प्रभाव आ रहा है, छठे के, 8वें के या 12वें के, या कोई मारक प्रभाव आ रहा है, तो भी ऐसा राहु आपको निर्णय लेने में दुविधा उत्पन्न करेगा। और ये बात आप जान लीजिए कि व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन होता है वो उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर ही आधारित होता है। आप ये देखिएगा, अगर आप शुरू से जीवन में अच्छे निर्णय लेते हैं तो आप एक सफलता की ओर जाते हैं। अगर आप जीवन में शुरू से ही खराब निर्णय लेते हैं तो आप असफलता की ओर बढ़ते हैं। अगर पांचवें भाव का जो राहु है वो अच्छी स्थिति में आ जाए, योग कारक बन जाए, गुरु से दृष्ट हो जाए, तो फिर यहाँ पे राहु के परिणाम जो हैं बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। फिर ऐसा राहु व्यक्ति को एक अच्छी एजुकेशन दे देगा। अगर पंचमेश के साथ स्थित होगा तो अच्छी एजुकेशन देगा अपनी दशा में। तो ये राहु फिर पंचम भाव के सारे अच्छे रिजल्ट आपको जरूर देगा। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है हर भाव में कि राहु कैसी स्थिति में है। 3, 6, 10, 11 में अगर राहु स्थित है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन भावों में पापी ग्रह अच्छे माने गए हैं। इसके अलावा कहीं भी केंद्र में, त्रिकोण में 6, 8, 12 में हो, तो आप तुरंत ये देखें कि क्या राहु योग कारक बन रहा है, क्या राहु शुभ प्रभाव में आ रहा है। अगर नहीं हो रहा है, फिर आप देखें क्या राहु अशुभ प्रभाव में आ रहा है और कितना ज्यादा अशुभ प्रभाव है। तो इन सब चीजों को आप नोट कर लें, तभी यहाँ पे हम परिणामों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पंचम भाव का राहु व्यक्ति को दुस्साहसी भी बना देता है। एक बात आप और देखिएगा, अगर किसी के घर में उनके बच्चों की राहु की महादशा चल रही है और राहु थोड़ा बहुत गड़बड़ भी अगर हो रहा है, तो उस राहु की दशा के दौरान बच्चे आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। बच्चे हर तरीके से अपने मन का ही काम करेंगे। जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। यहाँ पे स्थित राहु व्यक्ति के सभी शत्रुओं का नाश कर देता है। शत्रुओं का नाश करेगा, इसका सीधा सा मतलब है, यानी कि पहले उसके शत्रु बनते हैं, लोग उसके अपोजिशन में खड़े होते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। छठे भाव भाव का जो राहु है वो व्यक्ति को आकर्षक भी बनाता है। छठे भाव का जो राहु होता है वो व्यक्ति को एक अच्छी फाइटिंग पावर देता है। व्यक्ति का स्टेमिना काफी अच्छा होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि छठे भाव का जो राहु है वो व्यक्ति को एक अच्छा सौभाग्य देता है, साथ ही व्यक्ति को हर तरीके के जो सुख हैं जीवन में वो भी प्रदान करता है। ये व्यक्ति को, छठे भाव का राहु व्यक्ति को संतान देता है। छठे भाव का जो राहु है वो व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाता है। यानी कि जो छठा भाव है उसमें अगर राहु स्थित है तो राहु ज्यादातर अपने अच्छे रिजल्ट्स को ही देता है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 भाव जन्म कुंडली के उपचय भाव हैं, त्रिशदाय भाव हैं, और यहाँ पे पापी ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है। यही कारण है कि यहाँ पे स्थित राहु बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देता है।
छठे भाव का जो राहु होता है जिस किसी भी व्यक्ति का, वो व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा दूसरों को प्रेरणा देते हैं, यानी कि दूसरों के रोल मॉडल भी कई बार बन जाते हैं अगर राहु अच्छी स्थिति में होता है। अगर छठे भाव का राहु एक शुभ प्रभाव में आ जाता है तो व्यक्ति को कई बार सरकार के द्वारा लाभों की प्राप्ति होती है, उसको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से। और जो छठे भाव का राहु है वो व्यक्ति को एक अच्छी सहनशीलता भी देता है। छठे भाव का जो राहु है वो व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से दूर रखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली के कुछ अन्य भाव जो रोगों से रिलेटेड होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आने के कारण अगर कोई बीमारी हो भी जाए तो भी छठे भाव का राहु बहुत जल्दी क्योर करवा देता है। छठे भाव का राहु एक और अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा देखने में आया है कि छठे भाव का जो राहु है वो लंबी आयु भी देता है। छठे भाव का राहु अगर मारक प्रभाव में आ जाए, यानी कि राहु के साथ आपकी जन्म कुंडली का द्वितीयेश या सप्तमेश बैठ जाए या राहु पे वो दृष्टि डाले, तो ऐसा राहु फिर आपको दांतों से रिलेटेड, होठों से रिलेटेड या गुदा से रिलेटेड बीमारी दे सकता है। ये संभावना यहाँ पे बन जाती है। अब जानते हैं राहु के सप्तम भाव में फल। सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जिसके बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है, खास तौर से वो लोग जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है। वो लोग जानना चाहते हैं कि सातवें भाव में मेरे राहु स्थित है तो मेरा जीवन साथी कैसा होगा। ये सबके मन में क्वेश्चन बना रहता है। तो सातवें भाव का जो राहु है उसके रिजल्ट को भी यहाँ पे हम दो तरीकों से देखेंगे। अगर आपकी जन्मपत्री में राहु सप्तम भाव में स्थित है और ये राहु अगर योग कारक है या शुभ ग्रह के साथ स्थित है या शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो ऐसे में ये राहु आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं देगा। विवाह में किसी भी तरह की परेशानियां नहीं आएंगी। छोटी मोटी परेशानियां एक अलग बात है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं देगा। ये आपको एक अच्छा जीवन साथी देगा जो बहुत ज्यादा निष्ठावान होगा। ये आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का जीवन साथी भी प्रदान करेगा। एक चीज आप और देखिएगा, अगर सप्तम भाव के राहु के साथ नवमेश स्थित हो जाए या नवमेश की यहाँ पे दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में जो व्यक्ति का जीवन साथी होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। यानी कि विवाह के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय होता है। व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो धार्मिक भी होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब अगर ये राहु पीड़ित हो जाए, यानी कि खास तौर से अगर ये मारक प्रभाव में आ जाए, तो फिर यहाँ पे ये विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव न केवल आपके जीवन साथी का भाव है बल्कि आपकी पार्टनरशिप का भाव भी है। अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में करते हैं तो वो सब कुछ भी आपका सप्तम भाव से देखा जाएगा। ये केवल विवाह का भाव ही नहीं होता है। यहाँ पे मैं एक काम की चीज आपको और बताती हूँ। जब कभी भी हम विदेश जाते हैं तो हम उसमें ज्यादातर 12वां भाव ही देखते हैं, लेकिन जो सप्तम भाव है, 12वें भाव के बाद जो दूसरा भाव विदेश जाने के लिए देखा जाता है वो है सप्तम भाव। इसको देखना बहुत जरूरी होता है। 8वां भाव जो होता है वो समुद्र को दिखाता है, नवम भाव वीजा मिलने को दिखाता है और तृतीय भाव यात्राओं को दिखाता है। तो ये जो 4 भाव होते हैं ये बाहर जाने से यानी कि यात्राओं से रिलेटेड भाव होते हैं। तो सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं विदेश जाने का एक अल्टरनेट भाव है। ये एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। अब अगर सप्तम भाव का जो राहु है वो पीड़ित हो जाए, और खास तौर पे अगर आप किसी मेल के चार्ट में देख रहे हैं कि राहु सप्तम भाव में है और राहु पीड़ा में आ रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो यहाँ पे पूरी संभावना बन जाती है कि उस मेल की जो जीवन साथी है, उनकी जो धर्म पत्नी है, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये पूरी संभावना यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं बहुत क्रोधी हो सकता है, वो आलसी भी हो सकता है। इसके अलावा जो सप्तम भाव का पीड़ित राहु है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसी टेंडेंसी देता है कि वो जो मेल है वो पराई स्त्रियों के प्रति आसक्ति रखने लग जाता है, या स्त्री के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन हो तो वो स्त्री पराये पुरुषों के प्रति आसक्ति रखती है। ऐसा कहते हैं, ये देखने में आया है।
अगर आप देखते हैं किसी स्त्री के सप्तम भाव में राहु स्थित है और वो पीड़ित हो रहा है, तो वहां पे उस स्त्री को मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि जब कभी भी आप जन्म पत्री में खराब योगों को देखते हैं, तो उसके साथ उसके जो सपोर्ट करने वाले योग हैं उनको देखना बहुत जरूरी होता है। ये मैं काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अकेला फैक्टर ऐसा नहीं करता है, सपोर्ट देने वाले अन्य फैक्टर भी होते हैं। खास तौर से अगर जन्म पत्री में आप देखते हैं कि लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ जाते हैं, तो ये नेगेटिव योग जो होते हैं ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी की जन्म पत्री में ऐसे योग हैं, लेकिन उसका लग्न और लग्नेश बली स्थिति में है, तो ये नेगेटिव योग काफी कम हो जाएंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि जन्म पत्री में सबसे पहली स्थिति आपने लग्न और लग्नेश को देखनी होती है। अगर वो मजबूत है, तो जन्म पत्री में कितने भी खराब योग होंगे वो काफी कम हो जाएंगे। अगर लग्न और लग्नेश आपके बली स्थिति में होंगे, तो जन्म पत्री के अच्छे योग कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये ताकत होती है जन्म कुंडली के लग्नेश में। वो जन्म कुंडली का राजा है, जन्म कुंडली का स्वामी है। चाहे वो पाप ग्रह ही हो, चाहे आपका लग्नेश शनि हो, चाहे आपका लग्नेश मंगल हो, लेकिन आपके लिए वो हमेशा शुभ रहेगा। ये बात भी आप याद रखिए। अगर आपका लग्नेश शनि बन रहा है, तो वो आपको शुभ परिणाम ही देगा जब तक कि वो पीड़ित ना हो, क्योंकि वो जन्म कुंडली का राजा है। उसने पूरी जन्म कुंडली को देखना है, उसके सारे विभागों को देखना है। अष्टम भाव जन्म कुंडली का एक रहस्यमयी भाव है। अष्टम भाव को गड्ढा भी कहा जाता है। इसके जो रिजल्ट होते हैं उन्हें भी प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके रिजल्ट जो हैं वो अचानक मिलते हैं। अष्टम भाव अचानक चीजों को दिखाता है, अप्रत्याशित चीजों को दिखाता है, और राहु भी अप्रत्याशित चीजों का कारक है। तो राहु जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थित होता है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोगी बना देता है। उसको रोग अवश्य देगा, चाहे छोटे दे चाहे बड़े दे। वो जन्म कुंडली में फिर और फैक्टरों पे निर्भर करता है कि उसकी तीव्रता की, उसको किस तरीके के रोग मिलेंगे, लेकिन ये व्यक्ति को रोगी बना देता है। तो अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है अष्टम भाव में राहु की। अब एक चीज आप देखिएगा कि अगर किसी की जन्म कुंडली में राहु अष्टम भाव में स्थित है और राहु के साथ जन्म कुंडली का मारक ग्रह आ जाए, या राहु पे मारक ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो फिर जो ऐसा राहु होता है वो व्यक्ति को जीवन में हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ उसको यानी कि मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स देने में सक्षम हो जाता है। या तो ये प्रॉब्लम देता है, या व्यक्ति को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है, या व्यक्ति को जीवन में ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ सकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज सामने जरूर आती है। इसके अलावा जो अष्टम भाव का राहु है, वो व्यक्ति को वात रोगी बना देता है। वात से संबंधित जो जितने भी रोग होते हैं उनमें से कोई भी रोग हो सकता है, खास तौर पे जब ये मारक से पीड़ित हो। ये चीज आपने नोट जरूर करनी है। अगर शुभ ग्रह से दृष्ट होगा तो ऐसे अशुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो वात रोग दे सकता है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसके अलावा जो अष्टम भाव का राहु होता है, वो कई बार ऐसी बीमारियां दे देता है जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राहु एक भ्रम है, राहु एक धुआं है। और राहु की दशा में अगर आप ट्रीटमेंट कराने भी जाते हैं, तो कई बार आपको कई डॉक्टर कंसल्ट करने पड़ते हैं। एक डॉक्टर से रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि राहु क्लियर करने ही नहीं देता है चीजों को। अगर वो अशुभ प्रभाव में होता है, तो व्यक्ति भटकता रहता है। कोई डॉक्टर कोई बीमारी बताता है, कोई डॉक्टर कोई बीमारी बताता है। लेकिन अगर राहु शुभ प्रभाव में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बुरे फल हैं इनमें काफी कमी आ जाती है। तो आप ये नोट कर लीजिए साथ में कि जन्म कुंडली में लग्नेश या लग्न कैसी स्थिति में है, साथ ही राहु क्या शुभ प्रभाव में आ रहा है, तो फिर राहु अच्छे रिजल्ट दे देगा। फिर अष्टम भाव जो होता है उसके जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, राहु उनको दे देता है। जैसे अष्टम भाव का राहु अगर शुभ प्रभाव में हो, तो व्यक्ति बहुत अच्छा रिसर्चर भी होता है। कई बार बहुत अच्छे रिसर्च पेपर लिखते हैं ऐसे लोग। और ऐसा राहु जो है व्यक्ति को जो है अचानक धन भी दिलवा देता है, और एक अच्छी पैतृक संपत्ति भी वो दिलवा देता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जन्मपत्री में राहु किस स्थिति में है। अब हम नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव जन्मपत्री का एक बहुत ही ज्यादा शुभ भाव है। वो एक बहुत बली त्रिकोण भाव है, हमारे धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। तो यहाँ पे मैं तो ये कहूंगी कि राहु का बैठना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, जब तक कि राहु शुभ ना हो।
क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके भाग्य में कमी कर देता है, सफलता में रुकावट देता है अगर ये पीड़ित होता है। ये राहु व्यक्ति को कई बार नास्तिक बना देगा। अगर राहु स्थित है और उस पे मंगल शनि का प्रभाव आ जाए और वो मंगल शनि भी ऐसे मंगल शनि हो जो कि जन्म पत्री के खराब भावों के स्वामी भी बन जाएं, तो फिर व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक हो जाता है, भगवान में विश्वास नहीं रखता है। अगर साथ में पंचम भाव भी बिगड़ जाएगा, तो आप लिख के रख लीजिए, ऐसा व्यक्ति कई बार तांत्रिकों के चक्कर में भी पड़ जाता है। वो भगवान में विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उन चक्करों में वो पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे राहु के साथ जन्म पत्रिका षष्ठेश स्थित हो जाए या षष्ठेश दृष्टि डाले, तो जो व्यक्ति के पिता होते हैं उनके साथ उस व्यक्ति के मतभेद हो सकते हैं। कई बार पाप प्रभाव बढ़ने पे वो व्यक्ति अपने पिता के साथ शत्रुता भी रखने लग जाता है। नवम भाव के राहु के बारे में मानसागरी ग्रंथ का ये कहना है कि अगर नवम भाव का राहु पीड़ित हो जाए तो कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत हिंसक व्यवहार भी करने लग जाता है, खास तौर से राहु की दशा आने पर। और राहु अगर मेष राशि का या सिंह राशि का या धनु राशि का हो जाए तो उसका हिंसक व्यवहार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका दुस्साहस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मानसागरी ग्रंथ का ये भी कहना है कि अगर ये राहु पीड़ित है तो ऐसे लोग चुगलखोर हो जाते हैं, एक से एक बात करेंगे, दूसरे से दूसरी बात करेंगे, लोगों को आपस में लड़वा भी देते हैं। मानसागरी ग्रंथ का ये भी कहना है कि ऐसे लोग गंदे बने रहते हैं, यानी कि पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये मानसागरी ग्रंथ का कहना है। लेकिन अगर नवम भाव का राहु आपका योग कारक बन जाता है, तो ऐसे में ये राहु आपको जीवन में बहुत सफलता दे देगा। फिर अगर ये शुभ प्रभाव में है तो फिर व्यक्ति धार्मिक भी हो जाता है। फिर ये राहु आपको पिता से अच्छे रिलेशन देगा, ये आपको अच्छी संतान देगा, अच्छा सौभाग्य देगा, अच्छा भाग्य देगा। यानी कि नवम भाव के शुभ रिजल्ट आपको फिर सारे मिलेंगे। जन्म कुंडली के दशम भाव में राहु की स्थिति अच्छी मानी गई है, क्योंकि ये जन्म कुंडली का त्रिजडाय भाव है, उपचय भाव है। यहाँ पे पापी ग्रह अच्छे फल देते हैं। और वैसे भी केंद्रों में अगर पाप ग्रह स्थित हो जाते हैं तो उनके पापत्व में कमी आ जाती है, यानी कि वो जो पाप फल देना चाह रहे हैं वो पाप फल बहुत कम हो जाते हैं। तो दशम भाव का राहु अगर आपका उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, वर्गोत्तम हो जाए, या राहु का राशिश किसी अच्छे राजयोग में शामिल हो जाए या अच्छी स्थिति में हो जाए उसका राशिश, तो ऐसे में जो राहु है वो व्यक्ति को अचल संपत्ति वाला बना देता है। ये व्यक्ति को जीवन में एक अच्छी पोजीशन भी दिलवा देता है। दशम भाव का राहु गुरु की राशियों में स्थित है, यानी कि ये राहु आपका दशम भाव में है और धनु राशि में हो या मीन राशि में हो तो भी ये राहु शुभ फल देता है, क्योंकि ये गुरु की राशि में स्थित है और गुरु से दृष्ट है। और ऐसा आप देखेंगे तो दो लग्नों में होता है, मीन लग्न में होता है और मिथुन लग्न में होता है। क्योंकि मीन लग्न में आप देखेंगे दशम भाव में धनु राशि पड़ती है, तो वहां पे अगर राहु स्थित है और गुरु से दृष्ट है तो बहुत अच्छे फल देगा। मिथुन लग्न में आप देखते हैं दशम भाव में मीन राशि पड़ती है, तो मीन राशि में अगर राहु स्थित होगा, गुरु से दृष्ट होगा, तो ऐसा राहु शुभ फल प्रदान करेगा। तो शुभ फलों में आप देख सकते हैं करियर अच्छा रहेगा, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, और व्यक्ति का क्योंकि वहाँ पे शुभ ग्रह का प्रभाव भी आएगा तो व्यक्ति के जो कर्म हैं वो भी अच्छे होंगे। तो दशम भाव के जितने रिजल्ट होते हैं, उसको जो सम्मान की प्राप्ति होती है जीवन में, वो सम्मान मिलेगा उसको दुनिया से। तो ये सारे अच्छे रिजल्ट वहाँ पे आने लग जाएंगे। अगर किसी की जन्म कुंडली में दशम भाव में राहु स्थित है, साथ में जन्म कुंडली का तृतीयेश भी स्थित है, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को जीवन में सडन राइज मिलता है। तीसरा भाव जो है जीवन में आपके प्रयासों का है, आप जो मेहनत करते हैं, जो आप एफर्ट्स करते हैं उनका है। और दशम भाव आपके जीवन में सफलता का है, करियर का है, सक्सेस का है। तो जब प्रयासों का संबंध सफलता से बनता है, करियर से बनता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने जो प्रयास किए हैं उसके द्वारा आपको सफलता मिलेगी। और राहु अचानक देता है, अप्रत्याशित रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे सडन राइज होने की संभावना बन जाती है। अब अगर दशम भाव में राहु स्थित है
और उस पे सूर्य, शनि, मंगल या किसी एक ग्रह का प्रभाव आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपके व्यवसाय से, आपकी जॉब से, आपके बिज़नेस में ये प्रॉब्लम ज़रूर देगा। और ख़ास तौर से जब इसकी दशा खराब हो और उस समय ट्रांज़िट भी खराब हो रहा हो, तो ये रिज़ल्ट निकल के सामने आएँगे। जन्मपत्री के 11वें भाव में अगर राहु स्थित है, तो राहु के लिए ये बहुत बढ़िया पोज़ीशन है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 में पापी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। किसी के अगर जन्मपत्री के 11वें भाव में राहु स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखने वाला होता है। मानसागरी ग्रंथ का ये कहना है कि ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर होता है। और मानसागरी ग्रंथि आगे ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शास्त्रीय बातों के अर्थ को जानने वाला होता है, यानी कि दूसरे शब्दों में आप कहें तो काफी नॉलेजेबल होता है। उसको या तो शास्त्रीय ग्रंथों की अच्छी नॉलेज होगी, या जिस जो कोई भी उसका फील्ड होगा अपना एजुकेशन का, उसमें उसकी अच्छी कमांड होगी। अब अगर 11वें भाव का जो राहु है आपका, वो किसी अच्छे राजयोग में शामिल हो जाए, धन योग में शामिल हो जाए, तो ऐसा राहु व्यक्ति को जीवन में धन संपत्ति देता है। और मैं तो ये कहूंगी हर प्रकार की धन संपत्ति उसको प्रदान करता है। और ऐसा राहु व्यक्ति को जीवन में प्रसिद्धि भी देता है, क्योंकि जो 11वां भाव है वो सम्मान का और प्रसिद्धि का भाव है। तो यहाँ पे अगर योग कारक राहु स्थित होगा, तो व्यक्ति को जीवन में प्रसिद्धि जरूर देगा, चाहे वो प्रसिद्धि छोटी सी ही क्यों ना हो। चाहे किसी न्यूज़पेपर में ही आपका नाम छपे, तो प्रसिद्धि छोटी भी हो सकती है, प्रसिद्धि बड़ी भी हो सकती है। 11वें भाव का राहु अगर पीड़ित हो रहा है, तो ये कभी कभी व्यक्ति को कानों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देता है। लेकिन अगर 11वें भाव का राहु शुभ प्रभाव में है, तो कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति को खेती से बहुत लाभ होता है, यानी कि व्यक्ति फार्मर हो सकता है, या व्यक्ति खेती से रिलेटेड आपके जो प्रोडक्ट हैं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है। तो या ये सारी चीजें यहाँ पे सामने आ सकती हैं। 11वें भाव का राहु होने पे ये भी देखने में आता है कि जो व्यक्ति है वो कई बार एक दक्ष शल्य चिकित्सक होता है, जिसे कि आप सर्जन के नाम से जानते हैं। या व्यक्ति हथियारों के प्रयोग में भी दक्ष होता है, जिसको आप दूसरे रूप में ले सकते हैं कि व्यक्ति किसी जो व्यक्ति की जॉब है वो किसी फोर्स से रिलेटेड हो, व्यक्ति पुलिस में हो, आर्मी में हो, जहाँ पे हथियारों का प्रयोग होता है और व्यक्ति हथियारों के प्रयोग में दक्ष होता है। तो 11वें भाव का जो राहु होता है वो व्यक्ति को इन सब चीजों में एक दक्षता प्रदान करता है। 11वें भाव का राहु अगर जन्म कुंडली के लग्नेश के साथ स्थित हो, तो फिर वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी कहीं ना कहीं बना देता है। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, 11वें भाव का जो राहु है वो व्यक्ति को पहली संतान होने में दिक्कत दे सकता है। या आपकी पहली संतान अगर आराम से हो गई है, तो आगे जाके पहली संतान से सुख में कमी कर देता है, या तो वो संतान आगे चल के आपसे दूर जाके रहेगी, या संतान के साथ मतभेद, ये मतलब इनमें से कोई ना कोई चीज सामने आ सकती है। और जैसे मैंने आपको तीसरे भाव के राहु के लिए बताया था, तो यहीं पे डॉक्टर के एन राव सर की रिसर्च है कि 11वें भाव में भी राहु अगर स्थित होता है, तो व्यक्ति या तो अकेला होता है, अपने माँ बाप का अकेला बेटा या बेटी होता है, या वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है या सबसे छोटा होता है। ये हमारे सर की बहुत ज्यादा फेमस रिसर्च है। अगर किसी व्यक्ति के 12वें भाव में राहु स्थित है, अगर ये तृतीयेश के साथ हो और इस पे कोई अशुभ प्रभाव आ रहा हो, जैसे मार्केश देख ले या कोई शनि मंगल इस तरीके का, और तृतीयेश भी आ जाए, तो व्यक्ति जीवन में इधर उधर व्यर्थ ही घूमता रहेगा, मारा मारा फिरेगा। जैसे कि आज उसने एक जॉब करी, उसमें मन नहीं लगा, उसको छोड़ दिया, कुछ दिन घर में बैठे रहे, फिर जी दूसरी जॉब पकड़ ली। तो इसको कहते हैं व्यर्थ का घूमना। उसके पास कोई उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य विहीन जीवन वो जीने लग जाता है। ऐसा राहु अगर पीड़ित है, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाता है। ऐसा राहु व्यक्ति से व्यर्थ का धन भी खर्च करवाता है, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भाव है, और जो व्यक्ति धन खर्च करेगा वो बेकार की चीजों में करेगा, बिल्कुल कोई काम का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर राहु शुभ प्रभाव में है, क्योंकि 12वां भाव है, विदेश का भाव भी है, तो अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। अगर राहु के साथ दशमेश स्थित है, नवमेश है, या अच्छा राजयोग बन रहा है 12वें भाव में, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपनी जन्मभूमि से दूर किसी दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में अथवा विदेश में
अपनी एक अच्छी सक्सेस भी प्राप्त करते हैं, अच्छा राजयोग प्राप्त करते हैं, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसा अगर जो राहु है वो गुरु से या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति धन खर्च करेगा, लेकिन अच्छे कार्यों में करेगा, दान में करेगा, पुण्य में करेगा या धार्मिक कार्यों में खर्च करेगा। क्योंकि 12वां भाव एक अशुभ भाव है, हम सब जानते हैं, लेकिन किसी भी भाव में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं। तो 12वां भाव विदेश का होता है, तो अगर राहु अच्छी स्थिति में होगा तो विदेश में राजयोग देगा। अब विदेश तो आप देखते हैं जाने को कई लोग जाते हैं, लेकिन सक्सेस सबको नहीं मिलती है, कई लोग कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं। उसका कारण यही होता है, अगर राहु अच्छी स्थिति में होता है तो वो विदेश में आपको फिर एक सक्सेस देगा। अगर राहु पीड़ित होगा तो व्यक्ति कुछ समय रहेगा, जैसे ही दशा खत्म हुई फिर वो वापस आ जाता है। तो इस तरीके से जो राहु है वो हर भाव में रिजल्ट देता है। तो इसको आप दो तरीके से हमेशा समझिएगा कि राहु अच्छे और बुरे दोनों तरीके के रिजल्ट देने में सक्षम होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको राहु पे ये जानकारी पसंद आई होगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपकी जन्म कुंडली में राहु किस भाव में स्थित है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।